जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के लगभग 100 वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपी टेट ग्रेड 3 की कर रहे हैं या सीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिनमें पर्यावरण पूछा जाता है। तो आपको ये टेस्ट सीरीज पर आधारित होगा, वन लाइनर होगा लेकिन टेस्ट सीरीज पर आधारित होगा। आपने अभी तक कितना पढ़ा है, कितना आपको याद है, उसकी परीक्षा आज यहाँ पर होने वाली है। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो उपलब्ध है और निरंतर आपको जो है तैयारी करवाई जा रही है। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना है, ठीक है। बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। जो भी हमारे नए साथी हैं वो हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए आप सर्च कर लेना सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। फेसबुक में जुड़ने के लिए सुमित जैन आप सर्च करेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है। भूमंडलीय तापन का हमें यहाँ पर कारण बताना है कि कारण क्या है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। बिना विकल्प के ये टेस्ट हो रहा है, आपसे कितना बनता है पूरी ईमानदारी से वो यहाँ पर आज देखा जाना है और लास्ट में आप बताएंगे कि कितने प्रश्न आपसे बने हैं। तो भूमंडलीय तापन का कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है। आर्कटिक मरुस्थल दूसरा नाम किसका है, जल्दी से लिखें कमेंट में। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेश का दूसरा नाम है आर्कटिक मरुस्थल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न क्रमांक 3। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, यूर्त किस जाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। यूर्त, यूर्त बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 4। यूर्त किस जाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा खिरगीज, ठीक है। खिरगीज जाति का ग्रीष्मकालीन आवास है यूर्त। अगला क्वेश्चन है, कैनल किसका आवास है। प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर कैनल किसका आवास है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, कुत्ता का। कैनल किसका आवास है, तो एक कुत्ता का आवास है, ठीक है। कुत्ता, मैंने आवास को ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया है, आपको समझाया है, वीडियो बनाकर आपको प्रेषित की है, तो वो जरूर देखेंगे। और कैनल कुत्ता का आवास होता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, जल्दी से आपको बताना है। रोज शाम को 6:30 बजे आपकी पर्यावरण की क्लास होती है, वो जरूर देखेंगे शाम को। और शाम को 7 साढ़े 7 बजे बाल विकास की क्लास होती है, तो उसको देखना है। और मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एपी कल्चर, ठीक है। मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपी कल्चर। नेक्स्ट है दोस्तों, किंडरगार्टन विधि के प्रणेता कौन थे। किंडरगार्टन प्रश्न क्रमांक 7। इस विधि के प्रणेता कौन माने जाते हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रॉवेल। किंडरगार्टन विधि के प्रणेता माने जाते हैं फ्रॉवेल। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई। प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर बताना है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई 1992, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत जो अभियान है, इसकी जो शुरुआत है स्वच्छ भारत अभियान की, वो कब हुई है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कब हुई है, 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर यहां पर हमें बताना है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 19 नवंबर। 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर।
विश्व हाथ धुलाई दिवस हमें बताना है ये कब मनाया जाता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 15 अक्टूबर, विश्व हाथ धुलाई दिवस। ठीक है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? मानव शरीर को बताना है आपको, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है मानव शरीर के लिए। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? प्रश्न क्रमांक 13। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर होगा आपका 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों के लिए। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज 1912 में किसने की थी? तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो आपका उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? अभी यहां पर कंफ्यूज होते हैं कई लोग, जो विटामिन की खोज की थी वो हॉपकिंस ने की थी, ठीक है, लेकिन जो विटामिन के नाम दिया है विटामिन, वो किसने दिया? फंक ने दिया है, फंक ने। ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, सभी अनाजों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? जल्दी से बताएं। तब आपको उत्तर बताना है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है तो वो होता है सबसे ज्यादा मक्का और चावल में। ठीक है, मक्का और चावल में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये चीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक। ठीक है, एस्कॉर्बिक है विटामिन सी का रासायनिक नाम। और अगला क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर। तो राइट आंसर होगा मौसिन राम। संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिन राम। पहले चेरापूंजी था, अब मौसिन राम हो गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर बताना है हमें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अनुच्छेद 51 ए। इसके तहत जो है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण का क्या करे? संरक्षण करे। ठीक है, दूषित जल से फैलने वाली एक बीमारी का नाम बताओ। दूषित जल से बहुत सारी बीमारियां हैं जो दूषित जल से फैलती हैं, लेकिन उसमें टाइफाइड, हैजा, ये बीमारियां प्रमुख हो जाती हैं दूषित जल से फैलने वाली बीमारियों में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, तो कहां अवस्थित है? प्रश्न क्रमांक 20। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहां पर अवस्थित है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कहां पर अवस्थित है? एंडीज में। ठीक है, एंडीज में अवस्थित है कोटोपैक्सी। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 21। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को हमें बताना है क्या कहते हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? सीस्मोग्राफ। ठीक है, क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहा जाता है सीस्मोग्राफ। अगला है, ग्रीन मफलर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 22। तब राइट आंसर आपका क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, नेक्स्ट है, जल चक्र को नियंत्रित करते हैं, तो कौन करते हैं जल चक्र को नियंत्रित? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वन जो होते हैं वो जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसरो की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर यहां पर हमें बताना है। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कब हुई थी? 1969 में। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर हमें बताना है, इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? तो स्थित है बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु। नेक्स्ट, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 26। पूरे 100 प्रश्नों पर चर्चा करनी है आज हमें, और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो के सिवान को कहा जाता है। ठीक है, के सिवान।
अगला क्वेश्चन है, बच्चे को समाजीकरण का पाठ कहां से प्राप्त होता है, हमें बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है, प्रश्न क्रमांक 27 का आंसर। और आपने बताया है कि समाजीकरण का जो पहला पाठ है वो परिवार से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, प्रश्न क्रमांक 28। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में बताने का जरूर प्रयास करें। राइट आंसर होगा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है, प्रश्न क्रमांक 29 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, कहां पाई जाती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहां पर स्थित है, प्रश्न क्रमांक 30। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में, कहां पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है, तो पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है तो किसे दी जाती है, प्रश्न क्रमांक 31। उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है, प्रश्न क्रमांक 31। नेक्स्ट है, संसार में किस देश के जंगल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, संसार में किस देश के जंगलों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो किस देश के जंगलों में पाई जाती है हमें बताना है, प्रश्न क्रमांक 32 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ब्राजील, ब्राजील में पाई जाती है। संसार में सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है तो ब्राजील के जंगलों में। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, प्रश्न क्रमांक 33। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नौकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, नौकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, प्रश्न क्रमांक 34। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय में, कहां पर है, मेघालय। अगला है, डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं, प्रश्न क्रमांक 35 का आंसर, डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो राइट आंसर आपका होगा पक्षी विशेषज्ञ, किस क्षेत्र से संबंधित हैं, पक्षी विशेषज्ञ। जैव विविधता क्षरण के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है, जैव विविधता क्षरण के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण बताना है हमें, प्रश्न क्रमांक 36 का आंसर। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जैव विविधता क्षरण के कारणों में सबसे जो प्रबल कारण है, महत्वपूर्ण कारण है प्राकृतिक आवासों का विनाश, प्राकृतिक आवासों का विनाश ये सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, आपने हॉट स्पॉट क्षेत्र सुने होंगे है ना, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ये हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। और ये हॉट स्पॉट की जो अवधारणा दी है इसके प्रतिपादक कौन है, तो आपका उत्तर होगा नॉर्मन मायर्स 1988 में। हॉट स्पॉट क्षेत्र, भारत में 3 हॉट स्पॉट स्थल कौन कौन से हैं, प्रश्न क्रमांक 38 का आंसर बताना है यहां पर। तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और हिमालयी क्षेत्र ये माने जाते हैं। ठीक है, हॉट स्पॉट क्षेत्र। भारत में प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र, अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र कौन सा है तो ये नीलगिरी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, प्रश्न क्रमांक 39 का आंसर बताना है। तो आंसर हो जाएगा 1986 में, कब हुई थी, 1986। नेक्स्ट बात कर लेते, देश के किस भाग को जैव विविधता का द्वार संज्ञा प्रदान की गई है, जैव विविधता का द्वार की संज्ञा प्रदान की गई है तो किस भाग को, प्रश्न क्रमांक 40 का उत्तर यहां पर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का प्रवेश द्वार। ठीक है, उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रेको कहा जाता है, ये भारत में कहां पाई जाती है, ड्रेको, उड़ने वाली छिपकली ड्रेको कहां पाई जाती है भारत में, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पश्चिमी घाट के जंगलों में, कहां पाई जाती है, पश्चिमी घाट के जंगलों में।
नेक्स्ट है थामिन मृग कहां पाया जाता है? थामिन 42 का आंसर बताना है। थामिन मृग कहां पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा मणिपुर लोकटक झील के पास। मणिपुर लोकटक झील के पास थामिन मृग पाया जाता है। ठीक है, 42 का आंसर। नेक्स्ट है कस्तूरी मृग कहां पाया जाता है? कस्तूरी मृग ये पाया जाता है बृहद हिमालय पर्वत क्षेत्र में। बृहद हिमालय पर्वत क्षेत्र में पाया जाता है कस्तूरी मृग। नेक्स्ट है श्याम मृग कहां पाया जाता है? श्याम मृग आपको बताना है, कमेंट में लिखें जल्दी से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये थार रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है श्याम मृग। ठीक है, थार रेगिस्तान क्षेत्र में। लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है? 45 का आंसर। लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है? तो राइट आंसर आपका जैव विविधता की स्थिति का सूचक, जैव विविधता की स्थिति का सूचक है लिविंग प्लेनेट। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न, वो क्या है? राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब बनाई गई? प्रश्न क्रमांक 46 का आंसर बताना है। टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है आपको। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, उसमें सर्च करें IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब बनाई गई? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 2008 में। नेक्स्ट है किस देश ने अपने नागरिकों को नवंबर 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी दी थी? तो किस देश ने दी थी? प्रश्न क्रमांक 47 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? नारंगी प्रदूषण की जो चेतावनी दी थी वो किसने दी थी? चाइना। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? तो कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? 48 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भूटान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 49 का आंसर बताना है हमें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा छाता विधान। किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान। नेक्स्ट है अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में जो है होता है? तो अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक जो विनाश है वो किस माह में होता है? प्रश्न क्रमांक 50। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सितंबर तथा अक्टूबर में। कब होता है? सितंबर तथा अक्टूबर में। नेक्स्ट है दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है? दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है, या किस गैस को दम घोटू गैस कहा जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है दम घोटू गैस। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को ये त्रासदी हुई थी। ठीक है, और ये जो हुई थी वो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो 52 का आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। रामसर सम्मेलन संबंधित है तो किससे संबंधित है? 53 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 54 का आंसर बताना है विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका होगा 2 फरवरी को। ठीक है, मेधा पाटकर संबंधित है तो किससे संबंधित है? अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, मेधा पाटकर संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट है दोस्तों चिल्का झील स्थित है तो कहां स्थित है? प्रश्न क्रमांक 56। तब आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा में। उड़ीसा सबसे बड़ी लैगून झील भी जानी जाती है, मानी जाती है चिल्का झील। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 57 का आंसर।
विश्व जल दिवस बताना है, ये कब मनाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 22 मार्च को। ठीक है, विश्व जल दिवस। खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली कौन सी है? 58 का आंसर बताना है, खेती की सबसे प्राचीन प्रणाली। तो राइट आंसर होगा झूम कृषि, है ना, झूमिंग कृषि आपने पढ़ा होगा, ये खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली मानी जाती है। नेक्स्ट है टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? 59 का आंसर बताना है हमें। टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये टाइफाइड जो रोग है पानी के प्रदूषण से, पानी के जो प्रदूषित पानी होता है उससे होता है। ठीक है, और इससे जो प्रभावित होने वाला अंग है वो कौन सा है? छोटी आंत। नेक्स्ट है दोस्तों नीली क्रांति संबंधित है तो किससे संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 60 का आंसर नीली क्रांति। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है, मत्स्य उत्पादन। पीसी कल्चर संबंधित है तो राइट आंसर होगा आपका मछली पालन से। पीसी कल्चर संबंधित है मछली पालन से। किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? आपको मृदा का बताना है कि मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। तो राइट आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा द्वारा। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? प्रश्न क्रमांक 63। तब राइट आंसर होगा जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक पृथ्वी के अपमार्जक कहलाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां स्थित है? 64 का आंसर बताना है आपको। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां है? नागपुर में। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? 65 का आंसर। तो राइट आंसर होगा 1974। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर संबंधित है तो किससे संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 66 का आंसर हमें बताना है यहां पर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्मी कल्चर संबंधित है केंचुआ का उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट है झीलों का देश किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएं। तो वर्मी कल्चर पूछा जाता है, केंचुआ के उत्पादन से संबंधित है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 67। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फिनलैंड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसानों का देश समुद्र की रानी किस देश को कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 68। किसानों का देश और समुद्र की रानी किस देश को कहा जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस को। किसे कहा जाता है? फ्रांस को। किसानों का देश और समुद्र की रानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों वनों का देश किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 69 का आंसर बताना, वनों का देश किसे कहा जाता है? तो जल्दी से लिखें। अभी हमने फिनलैंड पढ़ा कि फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है और वनों का देश कहा जाता है कांगो। कांगो को वनों का देश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एलपीजी गैस रिसाव पता करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? एलपीजी गैस जो होती है घरेलू भोजन बनाने के काम आती है एलपीजी गैस, इसमें कौन सी जो है गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है जिससे इस गैस का रिसाव का पता चलता है? प्रश्न क्रमांक 70 का आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एथिल मरकैप्टन। ठीक है, एथिल मरकैप्टन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मीथेन। मीथेन जो होता है वो बायोगैस का प्रमुख या मुख्य घटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? 72 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? 73। पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? और राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका को। ठीक है,
नेक्स्ट है चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? चीनी का कटोरा 74 का आंसर बताना है हमें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? क्यूबा। क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। पोमोलॉजी संबंधित है तो किससे संबंधित है? 75। तो राइट आंसर होगा फल का उत्पादन, फल के उत्पादन से संबंधित है पोमोलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 76 का आंसर हमें बताना है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है यहां पर बताना है 76 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पामीर का पठार। ठीक है। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? विश्व हरित क्रांति के बताना हमें, भारत की हरित क्रांति के नहीं बताना है। विश्व हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, विश्व हरित क्रांति के जनक माने जाते नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? प्रश्न क्रमांक 78 का आंसर यहां पर बताना है हमें। हरित क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा किस फसल पर? उत्तर होगा आपका गेहूं, गेहूं की फसल पर। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ककड़ी किस प्रकार की फसल है? मैंने रबी की फसल, खरीफ की फसल, इस प्रकार की जो फसलें होती है उनकी एक ट्रिक बताई है आपको, तो वो जाकर के ट्रिक वाला वीडियो जरूर देख लें। और ककड़ी किस प्रकार की फसल मानी जाती है? तो वो मानी जाती है जायद की। ठीक है, जायद। नेक्स्ट है दोस्तों आपका भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? प्रश्न क्रमांक 80 का आंसर हमें बताना है आपको। तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई वो 1966-67 में। ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है? प्रश्न क्रमांक 81। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट है भूकंप मापन इकाई है तो किसकी है? 82 का आंसर। भूकंप मापन इकाई है तो वो रिएक्टर स्केल की, रिएक्टर स्केल, सॉरी, भूकंप मापन इकाई रिएक्टर स्केल। नेक्स्ट है सुनामी किस भाषा का शब्द है? आपको पता होगा कि समुद्री भूकंपीय लहरें जो होती हैं उन्हें कहा जाता है सुनामी। और सुनामी किस भाषा का शब्द माना जाता है? तो जब आपका उत्तर होगा क्या हो जाएगा? जापानी। जापानी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? प्रश्न क्रमांक 84। तब राइट आंसर होगा 2006। 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है शांत घाटी स्थित है तो कहां पर स्थित है? साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? केरल में। शांत घाटी स्थित है केरल में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 86। और 86 का राइट आंसर होगा चेन्नई। नेक्स्ट किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 87। तो किसानों का मित्र कहा जाता है दोस्तों केंचुआ को। किसे कहा जाता है? केंचुआ। ठीक है, और केंचुआ उत्पादन के लिए वर्मी कल्चर कहा जाता है, वर्मी कल्चर। ठीक है, और किसानों का मित्र भी कहा जाता है तो केंचुआ को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है तो किसे माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 88। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को। ठीक है, 88। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 89 का उत्तर हमें बताना। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो किसने किया? तब आपका
राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं अर्नेस्ट हैकेल साहब। ठीक है, नेक्स्ट 10% जो नियम दिया वो किस वैज्ञानिक ने दिया? प्रश्न क्रमांक 90। आपको पता होगा कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो कितना होता है? 10% होता है। और ये जो 10% का नियम दिया है वो किसने दिया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लिंडमन ने। किसने दिया? लिंडमन साहब ने। उर्मिल घास का मैदान स्थित है तो कहां स्थित है? 91। उर्मिल घास का मैदान, तो बिल्कुल सही आंसर होगा कर्नाटक में। ठीक है, कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है उर्मिल घास का मैदान। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई? हंगुल परियोजना 92 का उत्तर हमें बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा 1970। हंगुल परियोजना की शुरुआत हुई 1970 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? 93 का आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कैलाश सांकला। कैलाश सांकला साहब को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 94। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्र सिन्हा को। ठीक है, रविंद्र सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। धरती की पुकार पुस्तक के लेखक कौन है? धरती की पुकार पुस्तक के लेखक बताना है हमें। 95। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? धरती की पुकार सुंदरलाल बहुगुणा की पुस्तक है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न, जंगल अधिकार अधिनियम कब बना? 96। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2007। 2007 में बना। ठीक है, पार्वती घाटी स्थित है तो कहां स्थित है? 97। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। पार्वती घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। एक सींग वाला गैंडा किस उद्यान में पाया जाता है? 98 का आंसर हमें बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 99 का उत्तर हमें बताना है। हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 2009। ठीक है, 2009 में। वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 100 का उत्तर। तो आपने बताया है सुंदरलाल बहुगुणा। तो यहां पर हमारे 100 प्रश्न जो है कंप्लीट होते हैं पर्यावरण के। रीट एग्जाम के लिए, एमपीटेट ग्रेड 3 एग्जाम के लिए, सीटीईटी एग्जाम के लिए। ठीक है, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो निरंतर इसी प्रकार से जुड़े रहें। और ऐसे कई वीडियो डले हैं चैनल पर, तो चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस जो आपके वीडियो के नीचे इस प्रकार से दिख रहा होगा उस पर क्लिक करें। ठीक है, क्लिक करेंगे तो चैनल खुलेगा, ऊपर प्लेलिस्ट का बटन आएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपके सामने होगी और सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जल्दी से बता दें कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और कितने नंबर आपको मिले हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसी कई प्रकार की ऐसी कई वीडियो आने वाली है, सीरीज निरंतर चलने वाली है जो आपके अध्ययन को, आपकी तैयारी को सुदृढ़ बनाएगी। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है, हमारा प्रयास कैसा लग रहा है जो आप सभी के लिए इस प्रकार के वीडियो लाए जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से कमेंट में बताना है, प्रोत्साहन देना है कि इसी प्रकार के जो वीडियो हैं वो और भी वीडियो आप तक प्रेषित किए जाएं। ठीक है, निरंतर आप पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें, हमारा सहयोग निरंतर आप तक बना रहेगा। सिर्फ आपको करना इतना है कि वीडियो को शेयर अपने मित्रों तक, अपने भाइयों तक, अपने संबंधियों तक शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक आदि ग्रुपों में। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद,